नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की नजदीकियां बांग्लादेश से कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है। पूरी जानकारी, पूरी अपडेट हम आपको देंगे, क्योंकि लगातार बातचीत बांग्लादेश की पीएम से कर रहे हैं इमरान खान और बात कश्मीर को लेकर भी हो रही है। पूरी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि चीन, नेपाल और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। ऐसे वक्त में जब एलएसी पर लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती और नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और बांग्लादेश की पीएम के बीच लगभग 15 मिनट तक बातचीत हुई है, यह जानकारी हम तक मिल रही है। और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फोन पर लंबी बातचीत की है। यानी ऐसे समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं। जहां एक तरफ बाढ़ को लेकर, कोरोना को लेकर फोन पर बातचीत हुई, वहीं खबर यह भी है कि कश्मीर को लेकर भी इमरान खान ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से फोन पर बातचीत की है। एक लंबी बातचीत का होना यह दर्शाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है इमरान खान पाकिस्तान के और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच जो लंबी बातचीत हुई है, कई मसलों को लेकर यह बातचीत चली है। और ऐसे समय में जब चीन, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, जब चीन के साथ भारत के ताल्लुकात या यूं कहें तनावपूर्ण स्थिति अभी बनी हुई है लगातार। लेकिन इस बीच पाकिस्तान जहां चीन से लगातार रिश्ते, ये कह रहा है कि चीन हमारा दोस्त है और चीन की भाषा बोल रहा है, वहीं अगर बात करें बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो नजदीकियों में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। नजदीकियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। इमरान खान और बात करें जिस तरीके से शेख हसीना की, तो फोन पर लंबी बातचीत हुई है, पूरा एक डिस्कशन हुआ है। पहले विदेश मंत्री की बातचीत होती है, लेकिन फिर उसके बाद प्रधानमंत्री खुद यानी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और बांग्लादेश की पीएम बातचीत करते हैं। उसमें जिक्र होता है कोरोना का, जिक्र होता है बाढ़ का, जिक्र होता है भारत के कश्मीर का भी। यानी बातचीत लंबी थी, कई तरह के मसलों पर बातचीत हुई है और फोन पर एक लंबी बातचीत हुई है। और उसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोस्ती प्रमुखता से बढ़ रही है। तो इशफाक गौहर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और सीनियर साथी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौहर, बात लगातार हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अगर बात करें संबंधों की पड़ोसी देशों से, तो अब ये खबर है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की कुछ ज्यादा ही नजदीकियां हुई हैं। लंबी बातचीत फोन पर हुई है प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान के जो पीएम है, और बांग्लादेश के पीएम के साथ, और बहुत सारे प्रमुखता से जो डिस्कशन थे वो भी किए गए, चाहे फिर कोरोना को लेकर हो, बाढ़ को लेकर हो, या फिर भारत के कश्मीर को लेकर। क्या कुछ जानकारी इशफाक? देखिए हर जहां तक इस बातचीत को हम देखेंगे तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो साउथ एशिया के अंदर बन रही है उसको देखते हुए काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जहां अमेरिका का दखल इस वक्त हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख रहे हैं, चाइना के अंदर शुरू हो गया है, साउथ चाइना सी के आसपास, और फिर बॉर्डर्स पर जो सिचुएशन बनी है, इस बीच पाकिस्तान के मुंह को काफ़ी इंपॉर्टेंस के साथ देखा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि नेपाल अपना रंग बदल चुका था, बांग्लादेश ने सुर बदलने शुरू कर दिए हैं, भूटान थोड़ा सा अभी इस लीग से बाहर है, और इमरान खान की बांग्लादेश की प्रेसिडेंट के साथ बात करना वो इस बात के साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिक्स में और भी कुछ नया जो है वो देखने को मिल रहा है। अगरचे पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से जो सीधी सीधी बात कही गई है कि वो जो कुछ भी बातचीत हुई है, ये सारा जो सिस्टम इस वक्त बाढ़ की वजह से बना हुआ है, कोविड की वजह से बना, और सारे मुल्कों के अंदर जिस तरीके की सिचुएशन है उसको डिस्कस किया गया है। लेकिन हाईली प्लेस सोर्सेज जो है वो जियोपॉलिटिक्स जो इस वक्त चाइना के लिए बन रही है, जिस तरीके से लामबंद बहुत से देश, बड़े देश चाइना के खिलाफ हो रहे हैं, उसका तोड़ कैसे किया जाए और भारत को चौतरफा किस तरीके से घेरा जाए, उस रणनीति के तहत ही माना जा रहा है कि इमरान खान ने शेख हसीना के साथ बातचीत की है। और बहुत अंदर की बात जो है वो ये है कि बॉर्डर्स को टाइट करके वहां पर मजीद सिक्योरिटी डिप्लॉय करने की भी बातें जो है वो डिस्कस हो रही है।
बिल्कुल, डाटा सिक्योरिटी पर भी बातचीत हुई है, क्योंकि खबर यह भी मिल रही थी जिस तरीके से भारत ने चाइना के जो ऐप बैन किए हैं, उन ऐपों को बैन किया गया है। इशफाक, पाकिस्तान से भी ये खबर थी कि पाकिस्तान कुछ ऐप को इसी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहता है, और बांग्लादेश से भी यही कुछ ऐसी खबर है, क्योंकि डाटा शेयरिंग की बात जो लगातार की जा रही है। क्योंकि कल हम रविशंकर प्रसाद को भी सुन रहे थे, जब सभी देशों के साथ वो बातचीत जब कर रहे थे समिट में, तो उन्होंने कहा डाटा शेयरिंग को लेकर सभी देशों को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि डाटा चुराया जिस तरीके से जा रहा है, कहीं ना कहीं सभी देशों को हानि पहुंच सकती है। देखिए, ये बात तो सही है, लेकिन शायद सरकार की नींद बहुत बाद में टूटी है। बहुत पहले इस बात का खुलासा पेश हो रहा था कि ये जो ऐप्स है ये डाटा चोरी करते हैं और ये किसी का भी सिक्योर ये डाटा नहीं है। उसके बाद सरकार ने खुद इसकी पुष्टि की थी कि जनाब नहीं, ये सारा कुछ ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं, और मैकेनिज्म के तहत जो है वो गवर्नमेंट इस पर नजर भी रख रहे हैं। आज गवर्नमेंट ने खुद हाथ खड़े करके हुए ये साफ कर दिया कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और जो चोरी की बातें हो रही है वो तो सही भी है। तो वहां पर सवाल जो है वो काफी ज्यादा है। लेकिन जहां तक हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें, ऐप्स को बंद करने की बात करें, उस मुझे अभी नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान में इस तरीके की कोई कार्रवाई होगी या फिर बांग्लादेश या नेपाल के अंदर इस तरीके की कार्रवाई होगी। लेकिन जरूर एक और डेवलपमेंट जो पाकिस्तान से ही होती हुई इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने DGISPR और DGISI के साथ जो है वो मीटिंग की है, और वो मीटिंग काफी इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जा रही है कि इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ साथ अफगान और भारत बॉर्डर को डिस्कस किया गया है कि अगर कोई भी टेंशन होता है तो इन बॉर्डर्स पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्या कुछ करना है। और आगे जो अंदर से खबर इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया से आ रही है वो ये है कि ज्वाइंट मैकेनिज्म के तहत चाइना के साथ अगर आगे जाना पड़ा तो क्या हम इसके लिए तैयार है। फौज की राय को लेने की कोशिश की गई, और ये शाह महमूद कुरैशी ने आज सुबह जो फॉरेन ऑफिस है उनका वहां पर मीटिंग बुलाई थी। बिल्कुल इशफाक, एक आखिरी सवाल, क्योंकि लगातार हम सीमाओं की बातचीत कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम चीन की बात करें, चीन LAC पर कैसी तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त बनी हुई है ये पूरी दुनिया इस वक्त जानती है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, या फिर और अन्य देशों की बात करें, सभी तमाम देश अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं, और इसी को लेकर सभी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। भारत तो लगातार रणनीति तैयार कर ही रहा है, लेकिन सभी देशों की बात करें और प्रमुखता से बड़े देशों भी अपनी सीमा को निर्धारण को लेकर इस वक्त चिंता में है कि अगर ऐसी कुछ स्थिति बन जाती है तो क्या कुछ किया जाए, जिसके लिए सभी देश मिलकर एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। इशफाक, देखिए, अभी खुलकर चाइना के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है, लेकिन सिर्फ साउथ चाइना सी के अंदर हम जरूर ये देख रहे हैं कि USS निम्स का आना, यानी USS का आना, फिर अब थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया की खबर है, ऑस्ट्रेलिया का बहरी भेड़िया भी आया है, जापान ऑलरेडी वहां पर है, इंडिया वहां पर मशक़ें कर रहा है, और वो साउथ चाइना सी के अंदर जो इस वक्त गर्माहट है वो ये बता रही है कि कुछ देश खुलकर इस वक्त चाइना के खिलाफ है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सिर्फ अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके का कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है चाइना को लेकर, उससे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत हुई है, और भारत ने अमेरिका का भरोसा जीता है। ये उसी तरीके का स्टेटमेंट है जो वॉर अगेंस्ट टेरर में भी पाकिस्तान के लिए दिया गया था, और लगभग उसी टर्म को आज फॉलो किया गया कि देखिए जो कुछ आप कर रहे हैं, हमारा भरोसा आप जीत रहे हैं और हम आपके साथ आगे चलेंगे, माइक पोम्पियो का बयान है। तो इस तरीके की सिचुएशन में आगे होगा क्या कहना काफी मुश्किल है। लेकिन जब हम बॉर्डर्स की बात करते हैं तो बॉर्डर्स के अंदर एक और डेवलपमेंट भी है कि इसी हफ्ते ज्वाइंट वर्किंग मैकेनिज्म, जो बॉर्डर वर्किंग मैकेनिज्म है, उसकी मीटिंग भी होनी है, जहां पर डिफेंस के अलावा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के लोग भी होंगे, और यह मीटिंग किसी भी दिन जो है वो एक्सपेक्टेड है, हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए और बताने के लिए। इशफाक हमारे सीनियर साथी बता रहे थे कि किस तरीके से अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं वो आगे क्या कुछ रंग ला सकती है, लेकिन बढ़ेंगे आगे, बात पाकिस्तान की ही हो रही है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर बीजेपी नेता का बयान सामने आया है, और वो बयान क्या है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बीजेपी नेता बैजयंत पांडे का बयान सामने आया है, और बॉलीवुड के लोगों का अब भी पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है, ये बीजेपी नेता बैजयंत पांडा की तरफ से कहा गया है। और वो लगातार कह रहे हैं कि बॉलीवुड के लोगों का जो पाकिस्तान के साथ जो फंडिंग होता है उसके बारे में बॉलीवुड को जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं देश को नुकसान होता है, और जिस तरीके से पाकिस्तान से लिंक होता है बॉलीवुड का, ये बीजेपी नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अभी भी
बॉलीवुड को फंडिंग हो रही है। और एक बड़ा बयान बीजेपी नेता की तरफ से सामने आया है, क्योंकि बॉलीवुड के लोगों का अब भी पाकिस्तान से कनेक्शन है, ये कहते हुए बीजेपी नेता सामने आए हैं। और वो लगातार ये एक ही बात कह रहे हैं कि बॉलीवुड का पुराना रिश्ता पाकिस्तान के साथ रहा है। रवि श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड का काफी पुराना रिश्ता पाकिस्तान से है और अभी भी ऐसे समय में भी पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है बॉलीवुड को। क्या दर्शाता है ये बीजेपी नेता का बयान? और यकीनन इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर तेज हो गई है कि इस बयान के मायने क्या है। हर्ष, ये जो बयान दिया है ये किसी भी नेता ने नहीं दिया, अच्छे खासे ओहदे पर हैं। और दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से उन्होंने खुलासा किया है या जो आरोप मढ़ा है, उसके बाद क्या लोगों का बॉलीवुड की तरफ रुझान कम होगा? हालांकि देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बॉलीवुड हस्तियों ने बॉलीवुड को बॉलीवुड के मुकाम तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। कई अच्छे नेता, कई अच्छे अभिनेता हमने देखे हैं, अभिनेत्री देखे हैं, लेकिन इस बयान के बाद आखिर कौन से वो सोर्स है? क्योंकि बीजेपी नेता ने अपने जो बयान दिया है उसमें बाकायदा ये कहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। अगर सबूत है तो वो सबूत कब रखेंगे, इस पर बड़ा सवाल है। वो कौन कौन से सबूत है? और इस तरीके के बयानातों से ऐसे वक्त में जब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बॉलीवुड का खेमा कई ग्रुप में बट गया है, क्या मायने हैं? और इस पूरे मामले को भी जोड़कर इससे भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लोगों ने और कुछ रॉ के एजेंट्स या कह लीजिए कुछ बड़े अधिकारियों ने दाऊद इब्राहिम से भी जोड़ा था। तो क्या इस बयान का मतलब इस परिप्रेक्ष्य में भी है? इन सारे पहलुओं पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बयान सत्ताधारी पार्टी के तरफ से एक नेता से आया है। और इस बयान के बाद लोगों का मत क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन रवि कहीं ना कहीं वो एक एग्जांपल भी दे रहे थे, जब ये बयानबाजी वो कर रहे थे तो कह रहे थे ये आज की बात नहीं है, फंडिंग तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है और मैं सबूत भी दिखाऊंगा। हालांकि सबको इंतजार है कि वो सबूत कब दिखाएंगे जो ये बयानबाजी की गई है। लेकिन उन्होंने जिक्र पुराने वक्त का किया, जब पुराने हीरो पुराने हीरोइंस के जो लिंक होते थे वो पाकिस्तान के होते थे और जो सामने बातचीत आती थी उसके बारे में भी वो जिक्र कर रहे हैं बाकायदा। रवि देखिए, अगर आप पुरानी किताबों को पढ़ के देखें या बॉलीवुड पर जिन लोगों ने किताब लिखी है, बड़े पुराने डायरेक्टरों को सुने, खासकर पुराने अभिनेताओं को सुने, तो उन्होंने भी इस बात को कबूला है। खासकर अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन ऋषि कपूर भी जाते जाते मान चुके थे कि उनकी मुलाकात भी दाऊद इब्राहिम से हुई थी। ऐसे ही संजय दत्त का भी नाम हमेशा से पाकिस्तान और वहां के जो सरपरस्त कुछ गैंग्स थे उनके साथ जोड़ा गया था, जिसके पूरा कॉन्फ्लिक्ट में फंसे थे। तो ऐसा नहीं है कि समय समय पर चीजें सामने उभर कर आई है, लेकिन अब क्योंकि 2020 में तलखियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब वो दौर नहीं रहा जो 90 का दशक होता था, जो 80 के दशक का होता था, जहां बॉलीवुड और छोड़िए बॉम्बे में अलग माफिया गैंग चलता था, वैसा गैंग सक्रिय नहीं है। तो ऐसे वक्त में ऐसे बयानों का मतलब क्या है, औचित्य क्या है, इस पर हर कोई सवाल सोच रहा है। संशय का बादल इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि मैं बता रहा हूं इस बात को कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या हत्या मामले में जो लगातार अलग अलग दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और बॉलीवुड का खेमा कई उसमें बढ़ चुका है। ऐसे में क्या ये बयान कुछ और बंटवारे की ओर इशारा कर रहा है? और जिस तरीके से बॉलीवुड इस वक्त पूरी तरीके से स्टॉप है कोरोना की वजह से, कई फिल्मों की शूटिंग जो है वो भी नहीं हो रही। ऐसे में इस बयान के मतलब इस वक्त में क्या है और क्या इसका लोगों पर असर पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। हालांकि ऐसे बयानों से मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड पर बयानबाजी की बात करें रवि, तो ये बयानबाजी किसी आधार पर तो की गई है, क्योंकि ऐसी बयानबाजियां कभी खास तौर पर ही की जाती रही होंगी जब हमने देखा कि एक नेता, वो भी बड़े ओहदे पर जब एक नेता हो, वो भी केंद्रीय स्तर का नेता हो, और वो ऐसी बात बोले कि नहीं अभी भी बॉलीवुड का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से और फंडिंग भी हो रही है। ये ऐसे दर्शाता है कि आप एक ओहदे, अच्छे ओहदे पर बैठे हैं और अब कह रहे हैं कि नहीं जी मेरे पास तो सबूत है। हालांकि वो सबूत आप दिखा नहीं रहे, लेकिन इससे बॉलीवुड खेमे में हलचल तो मचेगी मचेगी। और देखिए, इस पर सबको इंतजार है कि क्या रिएक्शंस आते हैं। हालांकि अभी वो ट्विटर वॉर नहीं हुई, अभी वैसे रिएक्शनों का दौर शुरू नहीं हुआ। बहुत शुरुआती तौर पर ये बयान आया, उसके बाद ये शुरुआती चर्चाएं तेज हो चुकी है। लेकिन हाँ,
इतना कह सकते हैं कि इस बयान के बाद अभी बॉलीवुड में हलचल जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि आरोप जो है बेहद गंभीर है। ना केवल पाकिस्तान से जोड़ा गया है, ना केवल आतंकवाद से जोड़ा गया और ना केवल फंडिंग की बात की गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में जो बड़े स्टार्स होते हैं, फिर चाहे हम सलमान खान की बात करें, आमिर खान की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, या फिर जो बड़े और अभिनेता हैं उनकी बात करें, उनकी फिल्मों का बजट अच्छा खासा होता है। ऐसे में बजट को लेकर विदेशी निवेश, वो भी पाकिस्तानी निवेश का जिक्र आना अपने आप में कई सवाल जन्म होता है। जैसे कि मैंने कहा कि अब इस पूरे मामले में जांच की जरूरत है, क्योंकि और ऐसी बयानबाजी से रवि हमने देखा कि पिछले दिनों जब ऐसी बयानबाजी कुछ नेता कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो पाकिस्तानी कलाकार जो थे उनके लिए कितनी मुश्किलें पैदा हो गई थी, और कहीं ना कहीं बैन करने की बातें भी सामने आती हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं और अभी हमेशा से तलखियां बनी हुई रहती हैं। और ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि चीन के साथ हालात तनावपूर्ण है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान चीन के साथ है और उसी की भाषा बोल रहा है, ऐसे समय में ये बयानबाजी करना कहीं ना कहीं कुछ चीजों को दर्शाता जरूर है रवि। और बिल्कुल ऐसे कन्फ्लिक्ट के मौके पर जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से हमारे देश के लगातार क्लैशेस चल रहे हैं, ऐसे वक्त में पाकिस्तान का जिक्र आना, वो भी ऐसे आरोपों के साथ जिक्र आना अपने आप में बताता है। और इस बात के, जैसे कि मैंने अभी बताया कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। हालांकि बयानों के साथ सबूत अटैच क्यों नहीं किए, उन सबूतों को वो कहां रखेंगे और आखिर इसके आधार क्या है, पार्टी इस बयान को लेकर क्या सोचती है, इन विषयों पर चर्चा होनी जरूरी है। और जिस तरीके से बयान आया है उसके बाद कलाकार क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए उन कलाकारों को जरूर धक्का लगा होगा जो ईमानदारी से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ईमानदारी से अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उस बीच में ऐसे बयानों को दे देना बिना किसी प्रूफ के, मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। हालांकि अगर उन्होंने कोई बयान दिया है, उनके पास कोई पर्याप्त सबूत है, तो जरूर वो सामने रखें, जिसके बाद लोगों को पता चल सके, खुलासा हो सके। जैसा कि मैंने बताया कि 80-90 का दशक वो दशक था, वो दौर था जिन किताबों को हम पढ़ते हैं और हम समझते हैं पुराने डायरेक्टरों से कि हाँ, उस वक्त डॉन माफिया का राज था। वहां पर किसी भी एक्टर्स को लोग पसंद करते तो बुला लिया करते थे, बातचीत होती थी। फंडिंग को लेकर भी पहले कई तार हम देखते थे मिले हुए, लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसी बातें अनर्गल लगती है, बेसलेस लगती है। हालांकि फिर भी बीजेपी नेता ने बयान दिया है, तो फिर मैं कह रहा हूं कि जांच होगी और जांच के बाद ही हर कड़ी यानी सबूत जब सामने आएंगे तो ही ये पता लग पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। अब बात करेंगे बकरीद की, क्योंकि बकरीद पर सियासत इस वक्त चरम पर है। बात उत्तर प्रदेश की करें या फिर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, क्योंकि इस वक्त आपको जानकारी लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी में बकरीद से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज है और योगी सरकार ने बकरीद को लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। और मध्य प्रदेश में भी बकरीद पर वार पलटवार किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आंदोलन तक की चेतावनी दे डाली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार अब इस पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि लॉकडाउन को में छूट दे दी जाए और बकरीद पर लोगों को मस्जिदों में जाने दिया जाए। ये कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की तरफ से मध्य प्रदेश में कहा गया। अब जहां तक जरा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले राजनीतिक बयानबाजियां जारी हो गई हैं। जिस तरीके से सपा के मंत्री ने बयानबाजी करी, उसके बाद बीजेपी का जो पलटवार हुआ, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अब बकरीद पर सियासत अपने चरम पर है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के बीच जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं कि बकरीद पर पूरी तरीके से राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर गाइडलाइन जारी कर रही है और ये कह रहे हैं कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा ना हो, और भीड़ इकट्ठा इसलिए वो कह रहे हैं कि कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन इसमें भी राजनीति आ गई है। बात करें उत्तर प्रदेश की या फिर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी बकरीद को लेकर अब सियासत अपने चरम पर है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अपने चरम पर बकरीद पर सियासत है। खैर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आंदोलन तक की चेतावनी मध्य प्रदेश में दी गई है। अनूप कुमार सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनूप, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि सियासत बकरीद पर अपने चरम पर है। हम देख रहे हैं गाइडलाइंस जारी कर दी गई योगी सरकार की तरफ से, लेकिन सपा की तरफ से जो बयानबाजी की गई, अब उस पर वार पलटवार का दौर जारी है और सियासत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। अनूप,
बिल्कुल हर्ष, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि बकरीद का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और दिन पर दिन कोरोना से संक्रमित लोग की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर पुलिस विभाग के जो आला अफसर हैं, डीजीपी ने आदेश जारी किया है, उत्तर प्रदेश के सभी कप्तानों को निर्देश दिया गया है कि बकरीद के दिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और खासकर लाउड स्पीकर लगाकर उन जो लोगों को प्रेरित किया जाए ताकि अपने घरों में ही बकरीद मनाएं और नमाज भी अपने घरों में अदा करें। इसकी तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है और जो थाना स्तर पर जो मस्जिद हैं, उनके मौलाना हैं, उनको बुलाकर मीटिंग की जा रही है लगातार कि जो बकरीद का त्यौहार है उसको अपने घरों में मनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही उनसे कहा जा रहा है कि ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो एक तरफ, और खासकर उन अराजक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही जो ऐसे त्योहारों पे कहीं न कहीं वो अफवाह उड़ाने का काम करते हैं। तो पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक सेल बैठा ली गई है जिसपे जो साइबर सेल पे चूंकि सोशल मीडिया पर नजर रखेगी कि किस तरीके से जो खबरें भयानक और चलती हैं तो कहीं न कहीं उस पर कार्रवाई तुरंत की जाएगी। यानी एक कंप्लीट सेल डीजीपी ऑफिस में तैयार की गई है, खाली उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर भयावह खबर वायरल करते हैं या फर्जी जो फेक खबर चलाते हैं। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से सवाल भी लेंगे कि अभी क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश का जिक्र करना भी जरूरी है। आपके पास लौटेंगे, बने रहेगा। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ इस वक्त सुभाष श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बताइएगा जरा सुभाष, क्योंकि कांग्रेस विधायक की बात करें तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद साहब भी कहते हैं कि हम तो आंदोलन करेंगे। हालांकि गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं, बयानबाजियां हम देख रहे हैं, बयानबाजी किस तरीके से हो रही है, लेकिन कांग्रेस विधायक ये कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन में ढील नहीं दी गई और हमें बकरीद के दिन मस्जिदों में नहीं जाने दिया गया तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन तक की चेतावनी दे दी गई और मध्य प्रदेश में बवाल बकरीद को लेकर जारी है। सुभाष, ये अर्थ जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि आगामी जो समय है, आने वाले 10 दिन, वहां पर बकरीद का त्योहार भी है, इसी के साथ साथ जो है तो रक्षाबंधन का त्योहार भी है। और जिस तरीके से लगातार भोपाल में कोरोना के पॉजिटिव निकल रहे हैं, 100 से ऊपर का आंकड़ा डेली जा रहा है। यानी कि लगातार जिस तरीके से बात की जाए यदि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर कोरोना का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय को देखते हुए ईद और रक्षाबंधन दोनों ही त्योहार आ रहे हैं, जिसके कारण लगातार भीड़ जो है तो उमड़ करके बाजारों में जा रही थी और जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा था और लगातार मरीज बढ़ रहे थे। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 10 दिन का लॉकडाउन कर दिया है, जो कि 24 तारीख से 10 दिन तक के लिए जारी रहेगा। ऐसे में जो कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ये सोची समझी साजिश है और जो अल्पसंख्यक बंधु हैं उनके धर्म के ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात है। एक तरीके से जो बात कही गई है कर्फ्यू को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के, सीधा सीधा एक धर्म को लेकर के जो है तो टारगेट किया जा रहा है। ऐसा आरिफ मसूद जो कि कांग्रेस के विधायक है उनका कहना है। उन्होंने अपने जो समाज के लोग हैं उनसे ये भी कहा है कि चाहे वो हिंदू धर्म के हों चाहे मुस्लिम धर्म के हों, दोनों धर्म के जो है बिल्कुल ज्ञानी, सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। अनूप लगातार हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, आप भी जानकारी दीजिएगा। सुभाष जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार ये कह रही है, कांग्रेस विधायक ये कह रहे हैं कि हम तो आंदोलन करेंगे। अगर यूपी की बात करें, यूपी में आज भी बयानबाजी जारी रही। सपा सांसद की तरफ से अगर बात करें या फिर सपा की कार्यकर्ताओं की तरफ से जिस तरीके से चेतावनी जारी की जा रही है कि बकरीद पर अगर छूट नहीं दी गई तो बवाल एक तरीके से देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से बयानबाजियों का बवाल इस वक्त चल रहा है, अनूप क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए हर्ष, उत्तर प्रदेश में जातिवाद राजनीति बहुत शुरू से चली आ रही, तो उसी को लेकर के खासकर सावन का महीना है, मंदिरों में भीड़ होती है। उसके मद्देनजर क्योंकि मुस्लिम का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है बकरीद, उसको लेकर जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई है, वाकई ये जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम को लुभाने के लिए जिस तरीके से शुरुआती दौर से अगर बात करें तो उनके मुद्दों को लेकर खासकर इस त्योहार की जिससे बात आई तो उनके समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस के जो नेता, ये लगातार बयान आ रहे हैं कि सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको हमेशा दबाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं राजनीति तो वाकई बिल्कुल शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं इसको भी देखना पड़ेगा हर्ष की कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लोगों को बचाना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे कोरोना काल में धर्म की जिस तरीके से जो
जो ठेकेदार हैं उनको भी समझना चाहिए कि इस समय जी है तो जहान है। ये कहावत बिल्कुल सही साबित होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना चल रहा है ऐसे में लोगों को बचाना बेहद जरूरी है। धर्म का पालन हमेशा होता रहेगा, लेकिन जब हम लोग जी पाएंगे तभी धर्म का पालन कर सकेंगे, पूजा पाठ तभी कर सकेंगे। पूजा पाठ करने से अगर कोरोना पे कोई प्रभाव पड़ता तो शायद मुझे लगता सभी लोग पूजा पाठ शुरू कर देते और कोरोना से जंग जीत लेते। लेकिन इस समय सबसे बड़ा जो विकल्प है कि कोरोना से किस तरीके से बचना जरूरी है, जिनके अंतर्गत लॉकडाउन लगाया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार इस पर नियंत्रण करने की कोशिश करी और कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लखनऊ पे इस वक्त कहां लॉकडाउन है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, कुछ तस्वीरें और कुछ जानकारी भी दीजिएगा हमारे दर्शकों को। अनूप, देखिए हर्ष, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। इसमें 4 थाने ऐसे हैं जहां कोरोना का हब बन चुके हैं। बात अगर गाजीपुर थाना क्षेत्र की करें तो वहां से लगातार कोरोना के संक्रमित लोग मिल रहे हैं। इंदिरा नगर की बात करें तो इंदिरा नगर क्षेत्र में लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं। अगर बात इधर करें आसियाना और या फिर सरोजनी नगर की बात करें तो यहाँ से लगातार जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, तो 4 थाना क्षेत्र ऐसे हैं लखनऊ में जिनको पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया है। लेकिन देखने में यह भी मिल रहा है कि पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस के बाद वहां से निकल आने के बाद वहां पर फिर वैसे ही चैन मैन की स्थिति हो जाती। लोग लगातार निकल रहे हैं अपने घरों से, अपने चाहे सामान के बहाने से हो या फिर जिस तरीके से लोग सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस भले ही लखनऊ कमिश्नर अपनी सेना को लेकर निरीक्षण लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनके निरीक्षण के बाद व्यवस्था जस की तस हो जा रही है। ये बिल्कुल कहीं न कहीं लापरवाही पुलिस प्रशासन की जरूर है लखनऊ में देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार पुलिस को सख्त आदेश दिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही जिस तरीके से शुरुआती दौर में पुलिस ने अपने एक छवि कोरोना काल में बनाई थी कि लोगों को बचाने के लिए और लगातार जो यहाँ तक कि जेठ की जो दोपहरी सबसे गर्म मानी जाती है वहां पर धूप पे खड़े रहते थे, चौराहों पे खड़े रहते थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि एक काफी लंबा समय हो जा चुका है और जिस तरीके से लोगों को बचाने के लिए उभर के एक पुलिस की छवि बनी थी, कहीं न कहीं अब वो धीरे धीरे धूमिल हो चुकी है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगातार लगाया जा रहा है, लेकिन त्योहार भी और त्योहारों के समय में राजनीति भी अपने चरम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।